MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर कि राजनीति का पाठ पढ़ाया जाता है, राजनीति की शिक्षा दी जाती है, छात्रों को ये बताया जाता है कि किस प्रकार से वो राजनीति में अगर पदार्पण करें तो उन्हें क्या तैयारियां करनी हैं। और इस अनूठे स्कूल से ही निकली है इस भारतीय छात्र संसद की अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट। और हमारे विशिष्ट मेहमान लोकतंत्र का घंटनाद करते हुए बेल ऑफ डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, और ये एक ऐसा चित्र है जो हर वर्ष हम भारतीय छात्र संसद के साथ उनकी यादों के साथ जोड़ लेते हैं। हमारे बीच भाई श्री रमेश भाई ओझा, जो कि आध्यात्मिक गुरु, चिंतक और कथाकार हमारे साथ। आप जानते हैं भारतीय छात्र संसद में हमेशा हमारी कोशिश होती है कि कुछ संस्कार भी हमारे जो छात्र यहाँ आते हैं वो लेकर जाएं, और ऐसे ही संस्कारों को देने के लिए हम जरूर यहाँ किसी न किसी आध्यात्मिक गुरु, चिंतक, विचारक को आमंत्रित करते हैं। हमारे बीच भाई श्री रमेश भाई ओझा जी आज हमारे बीच, उनका सानिध्य हमें मिला, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। तो सादर आमंत्रित करते हैं परम आदरणीय भाई श्री रमेश भाई ओझा जी हमारे बीच, जोरदार तालियों के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं, हमें संबोधित करें। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तन्नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नवीं भारतीय छात्र संसद के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय महानुभाव, उपस्थित अतिथिगण और राष्ट्र का भविष्य, देश की आप युवा शक्ति, इसी पृथ्वी पर जीवन है। हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी के इस ग्रह पर ही जीवन है, और जितने भी सजीव प्राणी हैं उनमें सबसे बुद्धिमान मनुष्य नाम का प्राणी है। ये जो बुद्धिमान मनुष्य है, ये वो धरा का वरदान भी है, और ये पृथ्वी के लिए अभिशाप भी बन सकता है। जो जितना बुद्धिमान है उसको उतनी ही मात्रा में नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। वो नियंत्रित स्वतः हो या तो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा हो, लेकिन उसको एक सही दिशा मिले, उसकी शक्ति को चैनलाइज किया जाए, ये बहुत आवश्यक है। मानव समुदाय को नियंत्रित करने वाली 3 सत्ताएं हमारे यहां हैं। एक सत्ता है धर्म, दूसरी सत्ता का नाम है समाज, और तीसरी सत्ता वो है राजा, सरकार, गवर्नमेंट। धर्म के पास डूज एंड डोंट्स है, इसलिए विधि और निषेध धर्म के 2 रूप है। विधि निषेध मय कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में यह कहा है। तो जो नहीं करने रूप धर्म है, कुछ न करना, यह धर्म है। चोरी न करना, झूठ न बोलना, बेईमानी न करना, हिंसा न करना, किसी को छलना नहीं, ये सब निषेध रूप धर्म है। कुछ न करना धर्म है और कुछ करना धर्म है। सत्यम वद धर्मंचर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव स्वाध्यायान्मा प्रमदः स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम श्रेयान्न प्रमदितव्यम
देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, आदि आदि बातें। कॉन्वोकेशन जब होता था तपोवनकालीन समय में, तो आचार्य छात्रों को विदा करते समय दीक्षांत समारोह में ये सारी बातें सिखाते थे, समझाते थे। जो करना है वो करने योग्य धर्म का नाम है विधि, और जो नहीं करना है वो करने से बचने का जो नाम है वो है निषेध। यदि न करने योग्य तुमने किया तो वो पाप है, करने योग्य यदि तुमने किया तो वो पुण्य है, और पाप का फल नरक और पुण्य का फल स्वर्ग है। ये सभी धर्मों के पास ये कॉन्सेप्ट है स्वर्ग और नरक का। देयर इज हेल एंड देयर इज हेवन, देयर इज जहन्नुम एंड देयर इज जन्नत। स्वर्ग है, नरक है। तो हम नरक के भय से, गलत काम करने से, पाप कर्म करने से बचें, दूर रहें। यह स्व अनुशासन की बात है। धर्म में आदमी स्वयं को कंट्रोल करता है, स्वयं को नियंत्रित करता है। दूसरी सत्ता है वो है समाज। समाज के है रीति रिवाज, और उस रीति रिवाज को मानना, उसका स्वीकार करना। समय समय पर रीति और रिवाजों में थोड़ा अंतर भी आएगा, परिवर्तन भी आएगा। जो समाज के जागृत लोग हैं, नेता है, वो लाएंगे। लेकिन समाज में रहना है तो समाज के रीति रिवाज को, समाज के नीति नियम को मानना पड़ेगा। नहीं तो समाज में आबरू, इज्जत जाने का भय है। माँ बाप कभी कहते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, नाक कट जाएगी हमारी, समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। तो यह भी एक शक्ति है, यह भी एक सत्ता है जो व्यक्ति को, मनुष्य को सुनियंत्रित करती है। एक तीसरी सत्ता है और वो है राजसत्ता। उसके पास है कानून और व्यवस्था। देयर इज लॉ एंड देयर इज ऑर्डर, और आपको वो फॉलो करना है। यदि आपने कानून का भंग किया तो आपके लिए सजा का प्रावधान है, दंड संहिता है। हमारे यहां धर्म ग्रंथों में राजा ने पंच यज्ञ नित्य करना चाहिए, ऐसा विधान है। जैसे गृहस्थ के लिए भी 5 प्रकार के यज्ञ नित्य करना चाहिए, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ। ये 5 यज्ञ नित्य करना चाहिए प्रत्येक गृहस्थ को। उसी तरह राजा के लिए भी पंच यज्ञ का विधान है, क्योंकि आप सब राजनीति में रुचि लेकर के देश के भविष्य के नेता बनने का एक वो ध्येय रख करके यहाँ इस छात्र संसद में आए हो। तो मैं जरा धर्म के माध्यम से राजा के 5 यज्ञ कौन हैं ये बताऊं। बड़ा सुंदर श्लोक है। कहते हैं, दुष्टस्य दंडः, सुजनस्य पूजा, न्याय्येन कोशस्य च संप्रवृद्धिः, अपक्षपालोर्थिषु राष्ट्र रक्षा, पंचैव यज्ञा कथिता नृपाणाम। राजा के ये 5 यज्ञ कहे गए हैं। पहला यज्ञ दुष्टस्य दंडः। जो भी सत्ता में है, जो भी सरकार में है, जो राजा है, जो शासन करता है, उसको सबसे पहले प्रातः काल में उठ करके ये सुनिश्चित करना है कि दुष्टों को दंड दिया जाए। जो कानून का भंग करते हैं, जो व्यवस्था में नहीं चलते, उन्हें दंड दिया जाए। दूसरा यज्ञ है सुजनस्य पूजा। जो सज्जन है, जो अच्छे नागरिक है, जो कला का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, या विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने विशिष्ट प्रदान किया है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में जिन्होंने योगदान किया है, ऐसे सुजनों की पूजा करना। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न इत्यादि अवार्ड्स के द्वारा। लेकिन वो थोड़ा बाद में होगा तो चलेगा। स्वजनों की पूजा वो दूसरा वाला यज्ञ है, लेकिन दुष्टों को दंड ये प्रथम यज्ञ है। सबसे पहले राजा ने यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो दुष्टों को दंड दे। यदि दुष्टों को दंड दिया न जाए, यदि कानून का भय न रखा, वो दंड का भय न रहे,
तो व्यवस्था और खराब होती है। दुष्टस्य दंडः, ये पहला यज्ञ है राजा का। सुजनस्य पूजा, जो सुजन हैं, सज्जन हैं, अच्छा काम करते हैं, उनकी पूजा, उनका सत्कार, उनका सम्मान। तीसरा यज्ञ है न्यायपूर्वक राज्य कोष को समृद्ध करना। न्यायपूर्वक, मैंने कई बार ये अपने मंच से भी कहा है कि हमारे यहाँ राष्ट्रगीत है, राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्रीय प्राणी हैं, आदि आदि है। हमारे यहाँ राष्ट्र देव नहीं है, वो उसकी कमी थोड़ी खल रही है। और कोई यदि ये कहे कि भाई वी आर ए सेकुलर कंट्री, यहां राष्ट्रदेव कैसे हो सकता ना। मैं जिस देव की बात कर रहा हूं वो सेकुलर ही है। राष्ट्रदेव एक होना चाहिए, और राष्ट्रदेव के रूप में यदि मैं किसी एक देव को देखता हूं तो वो है गणपति, क्योंकि हमारे यहां गणतंत्र है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो गणतंत्र जहां है, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था जहां पर है, वहां का राष्ट्रदेव हो सकता है गणपति। गणानाम पति, राष्ट्रपति बोल लो, गणपति बोलो। और गणपति की तरह वो लंबी सुंड होनी चाहिए। ये सारा प्रतीकात्मक है। ये एलिफेंट हेडेड गॉड लोग कह देते हैं, लेकिन उसका जो संदेश है वो नहीं हम समझ पाते। जो राष्ट्र का नेता है, जो लीडर है, वो बड़े कान वाला होना चाहिए, वो सबकी सुने। प्रजातंत्र में सबको वाणी स्वातंत्र्य मिला हुआ है, और प्रजा को भी उस वाणी स्वातंत्र्य का बहुत सोच समझदारी के साथ और विनयपूर्वक, शालीनता के साथ उस वाणी स्वातंत्र्य का उपयोग करना चाहिए। और राजा को चाहिए, लीडर्स को चाहिए, नेता को चाहिए, गणपति की तरह कान बड़े रखें, सबकी सुने। सबसे सहमत होना जरूरी नहीं है, लेकिन सुने सबकी, और सबको बोलने का अधिकार है, वो अधिकार छीना न जाए। हमारे यहां धर्म क्षेत्र में भी जो विभिन्न दर्शन आए, उसमें एक चार्वाक दर्शन है, आप सब लोग जानते ही होंगे। अब चार्वाक दर्शन नास्तिक दर्शन है, जो पारंपरिक हमारी मान्यताएं है उसका छेद उड़ाते हुए चार्वाक ने तो कह दिया, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, और सुख के लिए ही तो तुम जी रहे हो। जो कुछ कर रहे हो सुख के लिए कर रहे हो। ऋण लेकर के भी घी पियो, यानी शुद्ध घी के लड्डू खाओ, यानी मौज करो। एक बार मर गए तो फिर शरीर भस्म हो गया, फिर पुनर्जन्म कहां? तो पुनर्जन्म की मान्यता को भी चार्वाक ऋषि ने नहीं माना। वैसे देखा जाए तो चार्वाक सांप्रत समय में सुनने योग्य व्यक्ति तो है। चारुवाक, जिसकी वाणी सुंदर है, वो है चार्वाक। और ये वाणी किसको अच्छी नहीं लगेगी? जब तक जियो सुखपूर्वक जियो। कौन ये नहीं चाहता भाई? यावत जीवेत सुखम जीवेत। और तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये बिना बैंकों का लोन लिए बड़े बड़े उद्योग चलते हैं क्या? राष्ट्र की आर्थिक तरक्की करनी है, व्यापार का विकास होना है, तो ऋण भी लेना होगा। लेकिन ऋण चुकाने की ये भी सही भावना उद्योगपति ने, ऋण लेने वाले ने अपने मन में रखनी होगी। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। भाई, दूसरे जन्म को तुम मानो या न मानो, लेकिन ये जन्म तो है, तुम्हारे सामने है, और इस जन्म की जो समस्याएं हैं वो तुम्हारे सामने है, उसकी ओर देखो। क्या ये चारुवाक नहीं है? चार्वाक को वैसे लोगों ने स्वीकारा नहीं, लेकिन सुना जरूर। वोल्टेयर का प्रसिद्ध वाक्य है कि यदि मैं तुम्हारे अभिप्राय से सहमत नहीं हूं, फिर भी तुम्हें अपना अभिप्राय व्यक्त करने का जो वाणी स्वातंत्र मिला है, उस अधिकार की रक्षा तो मैं भी करूंगा। 100 आदमी मिलकर के भी एक विरुद्ध या तो विभिन्न अभिप्राय रखने वाले आदमी को चुप नहीं कर सकते, और न करना चाहिए। गणतंत्र की यह व्यवस्था है।
लीडर को चाहिए कि कान बड़े रखें, लीडर को चाहिए कि आंख पैनी रखें, दृष्टि पैनी रखें। हाथी के मुख के हिसाब से हाथी की जो आंख होती है वो सूक्ष्म होती है, दृष्टि पैनी रखे, नाक बड़ी रखे। नाक इज्जतदार आदमी होना चाहिए, चरित्रवान आदमी होना चाहिए, और दूसरी बात कि उसको जो होने वाला है उसकी सुगंध पहले से आ जाए। ऐसा हो रहा है तो इसका परिणाम यह हो सकता है तुरंत इसको रोका जाए, यहीं से रोका जाए। पेट बड़ा होना चाहिए, मैं उस अर्थ में नहीं कह रहा हूं, लेकिन सारे रहस्यों को अपने भीतर लेकर के वो बैठा हो और चूहे पर उसकी सवारी हो। और चूहे पर जब वो सवारी करेगा, चूहा उद्यम का, उद्यमिता का प्रतीक है। गणेश ज्ञान, और ज्ञान जब उद्यम पर सवार होता है तभी रिद्धि सिद्धि आकर के उसको बरती है, तभी राष्ट्र विकास की जो हम बात करते हैं वो सार्थक हो सकती है। तो इस प्रकार से कराधान की व्यवस्था हो कि गणपति इतने बड़े भारी भरखम देवता, लेकिन चूहे जैसे प्राणी पर बैठते हैं, लेकिन चूहा मर नहीं जाता दबकर कुचलकर। चूहा मतलब पब्लिक। कर इस प्रकार से लगाया जाए, वहन तो पब्लिक को ही करना है, सरकार के सारे खर्चे वो अंत में पब्लिक ही उठाती है, लेकिन इस प्रकार से कर लागू किया जाए कि पब्लिक कुचलकर मर न जाए, न्यायपूर्वक राज्य कोष को समृद्ध करे। ये राजा का तीसरा यज्ञ है। चौथा यज्ञ अपक्षपालोर्थिषु, न्यायपालिका में जो कि प्रजातंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, वहां निष्पक्ष न्याय अविलंब और सस्ते में उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे। और पांचवा और अंतिम यज्ञ है अपने प्राणों की भी बलि दे करके राष्ट्र रक्षा के लिए तैयार हो। तो राजनीति एक मिशन है। राष्ट्र के प्रति जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित करने की अंदर से भावना हो, वो राजनीति में आए। और राजनीति कोई अस्पृश्य बात नहीं, जैसा प्रिय राहुल जी ने कहा, राजनीति की बात करने से हम क्यों कतराते हैं? जो जीवन का एक अविभाज्य अनिवार्य अंग है वो एकदम स्वस्थ हो। वी आर नॉट अ पुअर नेशन, वी आर नॉट अ पुअर कंट्री, वी आर ए पुअरली मैनेज कंट्री। और ये हम कर सकते हैं, हमारा गवर्नेंस सही हो, हमारा मैनेजमेंट सही हो, तो ये देश कहां से कहां पहुंच सकता है। मैं भारत को एक अनंत संभावनाओं वाले राष्ट्र के रूप में देखता हूं, और ये पूरी दुनिया घूमने के बाद मैं कह रहा हूं, भारत में और भारतीयों में जो अनंत संभावनाएं मैंने देखी है वो बहुत प्रजा अन्य देशों की प्रजा के पास है। और ये कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, देश की युवा शक्ति कर सकती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू शेयर विथ यू, लेकिन मेरा समय पूरा हो रहा है। फिर से इसी प्रकार के मन से फिर कभी आपसे संवाद करूंगा। नमस्कार। Thank you very much. Let's all give a big round of applause for Bhai Shri Ramesh Bhai Oza ji. Thank you very much for your thoughts, and thank you very much for sharing those 5 important principles that we all should remember. Thank you very much for that.